अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं टी एस नाली टीवी यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट तारिक सुल्तान। फ्रेंड्स, आज हम मौजूद हैं सरदार उस्मान बलोच साहब और यासिर डोगर साहब के डेयरी फार्म पे। हमारे साथ डॉक्टर फ़रख बशीर भट्टी साहब, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत अच्छे ब्रीडर और भैंस को बहुत बड़ी अच्छी तरह से समझने वाले। आज हम इनके साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब से भैंस की मैनेजमेंट के बारे में, इसके डाइट प्लान के बारे में डिस्कस होगी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आइए मिलवाते हैं डॉक्टर साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब, आपका मैंने तारुफ करवा दिया है। डॉक्टर साहब का तल्लुक जी लाहौर से है और डॉक्टर साहब माशाल्लाह कमर्शियल फार्मिंग जो है ना, बफलो की कमर्शियल फार्मिंग के हवाले से और ब्रीड के हवाले से बहुत अच्छी मालूमात रखते हैं। डॉक्टर साहब, ज़रा बताइएगा कि आपका इस फील्ड में एक्सपीरियंस कितना है सर? मोर और लेस जी 98 से भैंस के साथ अटैच हूँ जी। जी जी। और 98 से मेरे उस्ताद हैं जी बाबू अमजद साहब, वो लाहौर में जी जी। प्राइवेट मेला, पाकिस्तान में पहली दफ़ा प्राइवेट भैंस का मेला जो है वो करवाने की दाग बेल उन्होंने रखी थी। जी जी। सो वहाँ से सफ़र शुरू हुआ। होते हवाते कुछ पढ़ते रहे, कुछ मामला चलते रहे। फिर 2011 में डिसाइड किया कि इसको कमर्शियल वेंचर करके देखा जाए। जी जी। कमर्शियल वेंचर करने के अंदर लिमिट ये डिफ़ाइन की मैंने अपनी ज़ात में कि जिस तरीके से यहाँ के लोग फार्मिंग कर रहे हैं, पहले अपने आप को उस तरीके में रंग में ढालना है ताकि उसके प्रोस एंड कॉन्स का पता लग जी सके, जी। और फिर उसके बाद चीज़ों को जो है वो फर्दर लेके चलना है। जी जी। सो डॉक्टर ये साहब, से थोड़ा सफ़र शुरू हुआ। डॉक्टर साहब, ज़रा जो हमारा मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन है, कमेंट्स में भी लोग ज़्यादा पूछते हैं, हमसे भी पूछते हैं। एक जो भैंस है, उसके डाइट प्लान के बारे में थोड़ी सी गाइडलाइन दे दें कि एक भैंस का प्रॉपर, जिसे बैलेंस डाइट कहते हैं, वो क्या होनी चाहिए आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक? सबसे पहले जी इसमें डाइट प्लान के अंदर सबसे पहला पॉइंट जो है, जो खुराक दें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो सारा साल सेम दें। जी जी। हमारे यहाँ बहुत से अलमी हैं खुराक के हवाले से। जी जी। मैं आप लोगों को सबको पता है कि हमेशा कहता हूँ डाटा रखें, जी जी। दूध का सुबह शाम रिकॉर्डिंग करें, जी जी। आपको पता लगेगा आपका कारोबार या काम किस समत में जा रहा है। जी जी। ये सारे अवामिल करके जो मैंने सोचा महसूस किया वो मैं आपको बता देता हूँ। जी जी। हमारे यहाँ भैंस की फार्मिंग में सबसे बड़ी नाकामी की वजह एक जैसी सारा साल खुराक ना देना है। जी जी। आज चारा अच्छा मिल गया, कल रेट महंगा हुआ है नहीं मिला है, आज बारिश हो गई है नहीं मिला है, कल बारिश। जब हम किसी भी जानवर का रूमन डिस्टर्ब कर देते हैं, उसके अंदर जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, यानी कि जरासीमों का अंदर जो हजम करने में मदद देते हैं, तो मामला जो हैं वो ख़राबी की तरफ जाने लग पड़ते हैं। जी जी। और इस तरह हमें किसी भी तरह से जानवर की पीक जो है, जो ज़्यादा से ज़्यादा एक सुबह में उसने दूध देने का टाइम है, जी वो जी। हम डिस्टर्ब कर लेते हैं। वो टाइम ख़राब होता है तो ना हमें पूरी सुबह की एक अच्छी एवरेज मिलती है, ना जितनी हम एक जानवर से पैदावार ले सकते थे हमें वो मिलती है। हमें जानवर के रिप्रोडक्शन के अंदर, यानी कि उसको दोबारा गबन कराने के अंदर मसाइल का शिकार होते हैं हम। जो एक मुस्तकिल खुराक है वो जानवर को देना, पाकिस्तान में शायद ये बात कर रहा हूँ तो ये अचंभे की और नई बात होगी। हमें सबसे पहले ये तय करना होगा कि हमने जानवर को खिलाना क्या है। जो खिलाना है जब हम उसके सर पे आ जाएंगे, फिर हम आगे ये तय करेंगे कि हमने उसको अरेंज कैसे करना है, उसका इंतज़ाम कैसे करना है। साइलेज की टेक्नोलॉजी अब दुनिया में आ गई है। दुनिया अभी तक, मैं तो खैर बहुत बुनियादी बात करूंगा कि शायद पाकिस्तान में अगर मैं मखसूस बात करूं, आप लोगों में से किसी की नज़र से रिसर्च गुजरे और उसका कहीं पे प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट भी किया होगा, मुझे ज़रूरत है। ये पाकिस्तान में तो शायद अभी तक यही नहीं पता हमें कि भैंस की खुराक है क्या, ज़रूरत क्या है। यहाँ पे भैंस को सबसे पहले तबाही के दहाने पे उस वक्त फेर दिया जाता है जब कहा जाता है कि इसकी और गाय की जिस्मानी ज़रूरियात पूरा करने के लिए खुराक तकरीबन एक जैसी है। जी जी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुख्तलिफ जानवर हैं, खुराक की ज़रूरियात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। जानवर ने क्या खाना है, क्या करना है। मोटी बात आपको बताता हूँ, 3.5%, 2.9% फैट और 6%, 7%, 8%, यहाँ तक के 12% फैट तक
जाता है भैंस का दूध। जी जी किस तरह खुराक एक जैसी दोनों की हो सकती है? ना माहौल एक जैसा चाहिए, ना खुराक एक जैसी चाहिए, और ना ही दूध की कीमत एक जैसी चाहिए। ये बिल्कुल एक मुख्तलिफ लाइन है। आजकल मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर मैं भी उस चीज़ का हिस्सा हूँ कि हम लोग इटली को बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक उन्होंने खुराक को एक जैसा किया, दूसरा ज़ाती पसंद नापसंद से निकल के उन्होंने जानवर पे काम किया कि किस जेनेटिक पोल को हमने आगे लेके चलना है तो हमें कामयाबी मिलनी है। इस चीज़ के अंदर उनको सबसे ज़्यादा सपोर्ट पता है किस चीज़ ने दी? वो इस चीज़ ने दी कि इटली का बनाया हुआ भैंस का मोज़रेला सारा अमेरिका एक्सपोर्ट होता है। वो आमदन की रेशो इतनी ज़्यादा है कि हमारे लोकल फार्मर से वो बहुत ऊपर है। जी जी हमारे यहाँ मेरे हिसाब में तकरीबन 85%, 80 से 85% तो एक भैंस, दो भैंस, तीन भैंस वाला बंदा है। उसके पास ना खुराक की कैलकुलेशन का टाइम है, ना किसी और चीज़ का टाइम है। नहीं सर, सिंपली आप अगर इसको सिंपल करें, क्योंकि पाकिस्तान में साइलेज की जो लोग कहते हैं जी साइलेज तो भैंस के लिए नहीं है, ये फिजिबल नहीं है, ये गाय की खुराक है। उसके अलावा चूँकि मौसम की वेरिएशन होती है, जो उसके अलावा जो है वगैरह है, उसका कंसेप्ट भी बहुत कम है, तो सारा साल एक जैसा चारा तो पॉसिबल नहीं है। ये जी जो मिथ है, अब मैं कहता हूँ कि भैंस का रूमन जी जी गाय की निस्बत किसी भी जो रफ से रफ खुराक का जरिया है वो पराली को मैं गिनता हूँ। जी जी इसमें 80% से ज़्यादा लिग्निन होता है, जी जी जो कि कोई भी रोमन रखने वाला जानवर उसको आसानी से हजम नहीं करता। जी, इस जानवर के अंदर ये क्वालिटी है कि ये उससे भी प्रोडक्शन में कन्वर्जन ले लेता है। ज़बरदस्त। इसका मतलब है कि इसका माइक्रोबियल सिस्टम, इसका हाजमे का निज़ाम जो है वो सारे जानवरों से बेहतर है। जी जी गाय निस्बतन नाजुक जानवर है, वो उसके लिए अगर साइलेज है तो वो भैंस के लिए 2 टाइम ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसके मैंने आपको बताया कि ये जो लिग्निन को भी किसी ना किसी शक्ल में कन्वर्जन दे जाती है। जी जी तो जब साइलेज जैसी खुराक जो है मुतवाजन खुराक इसको मिलेगी, क्यों नहीं इसकी कन्वर्जन बननी? हम लोग बेसिकली काम करने से पहले फतवा लगा के फेल करने के आदी हुए हैं। जी बस जी बात ये है, हम्म। माहौल चेंज तब्दील करने की, आगाही फैलाने की बात है। बाकी मैं इस नज़रिए से बिल्कुल बिल्कुल इत्तफाक नहीं करता। दूसरा, 100 तरीके हैं भैंस को, अभी हमें, मैंने आपको पहले भी अर्ज की कि बैलेंस फीडिंग जी हम जी लोगों को अभी नहीं पता। हम्म। भैंस की रिक्वायरमेंट क्या है? जिस तरह टीएमआर को गाय की जी इस लैक्टेशन की फेज में पेट में बच्चा है तो ये टीएमआर की फार्मूलेशन है, इसमें अर्ली जो काविंग है उसके अंदर पीक पे जाने के लिए ये फार्मूलेशन है। हमारे पास ऐसी कोई कैलकुलेशन मौजूद नहीं है, और ये भैंस की तबाही के सबसे बड़े अवामिल में से एक ये बात भी कार फरमा है। नहीं डॉक्टर साहब, आपको 24 साल एक्सपीरियंस है, आपने कमर्शियल फार्मिंग भी की, ब्रीडिंग पे भी आप काम करते रहे हैं और कर भी रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि मतलब कोई अच्छी सी डाइट बता दें कि जो आपको सुनने वाले लोग जो हैं सर उसको फॉलो मोटी करें? सी बात मैं तो ये कहता हूँ कि मैंने चीज़ महसूस की है, देखी है, आपको लाजमी तौर पे भैंस को कम अज कम भी, चाहे सारा साल आप कुछ वो मर्जी कर लें, कम अज कम फी भैंस मेच्योर जो दूध देने वाली है आपको 3 किलो तूड़ी उसे ज़रूर देनी है, डेली? डेली देनी है ठीक हो गया। 3 से। अब आपने अपनी खुराक की जो एडजस्टमेंट करनी है, आप कितनी पूरी, आप इससे नीचे नहीं जा सकते। आपने इससे ऊपर आप 6 किलो की लिमिट पे चले जाते हैं, कराची में इसको 10 किलो 8 किलो तक भी ले जाते हैं, जो भी सूरत हाल है, लेकिन 3 किलो से कम तूड़ी नहीं देनी। ठीक है, फिलर है, मल्टीपल सोर्सेज हैं, उसको आपको लाजमी तौर पे मेक श्योर करना जी चाहिए। जी और तूड़ी के अंदर जो मैंने तजर्बा किया, उसके अंदर मैं आपको बता दूं, जब रातें सर्द होती थी, सर्द होती हैं, तो मेरा ये वतीरा हमेशा से रहा कि तूड़ी फी भैंस 3 किलो रात को, और 1 किलो शीरा, और 3 किलो मकई का दलिया, ये जी मैं मिक्स करवा देता होता था रात के लिए। जब भैंस ये खा लेती थी उसके बाद सादा तूड़ी फेंक दें, रात सारी खाती रहे। 20 डिग्री से रात जब कम होगी जी जी तो तूड़ी और वंड और ये चीज़ें आप जानवर को जितनी देंगे, जानवर दूध नहीं तोड़ेगा। जब 20 डिग्री से रातें ऊपर जाएंगी, फिर आप तूड़ी को कम करके 3 किलो की एवरेज पे ले आएँ, और बाकी चीज़ें जो हैं वो आप जिस तरह भी मैनेज करें हमारे लोकल एनवायरनमेंट में। ये मैं बात कर रहा हूँ, अगर साइलेज नहीं है, जी जी झटके तरीके से ही चलना है। जी जी कम अज़ कम
वंडा और तूरी दो चीजें तो आप साल के लिए एक जैसी कर सकते हैं। जी जी, वो तो हो सकता और है। खुराक का जो पोर्शन है, जो ग्रीन मैटर है, उसको आप ऊपर नीचे करते रहें। इसको इस तरह हम लोग कर सकते हैं। वंडा एक जानवर को कितना देना चाहिए, मतलब दूध के प्रोडक्ट? हिसाब से होता है, जो जानवर जितना मैं इसमें हमेशा से ये करता रहा हूँ कि जब चुवाई का टाइम है, भैंसों को बांध के हर भैंस ने अपने आगे से वंडा खाना, और हर भैंस को एक ग्रुप बनते हैं। ग्रुप्स की सूरत के अंदर जो ज़्यादा दूध देने वाला ग्रुप है उसको वंडा अलहदा डलता है, जो कम देने वाला है। खुराक के बगैर जी मैं नहीं मानता, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कहते हैं खुराक के बगैर, खुराक और अच्छी देखभाल के बगैर दूध नहीं आ सकता। झूठ बोला जा सकता है, जानवर दूध नहीं दे सकता। जिस तरह हम अगर कहें, मेरे जैसा बंदा अगर कहे कि मैं 500 किलो का हैवी वेट चैंपियन बन जाऊंगा वेट लिफ्टिंग में, नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ, जो बंदा इस खुराक को अडॉप्ट कर रहा है, जो एक्सरसाइज कर रहा है, वो अगर करेगा तो उसकी बात मानी जा सकेगी। इसी तरह ही जानवरों की सूरत हाल है। जब तक किसी भी जानवर को आप न्यूट्रिशन नहीं देंगे, मेरे एक और बात याद आई कि पूरी दुनिया में यह कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी जानवर का आपने मैक्सिमम जेनेटिक उसकी आउटपुट लेनी है, उसको 3 नस्लों तक बैलेंस फीडिंग करें, फिर आपको उसका ट्रेंड पता लगेगा कि ये जानवर क्या करता है और इसके जेनेटिकली आगे क्या परफॉर्मेंस दे रहा है। हमारे यहाँ तो जानवर 99% जानवर जो है वो अंडर फेड है, उसकी जिस्मानी जरूरियात ही नहीं पूरी होती। मोटा करने को हम सेहतमंद जानवर कहते हैं, ऐसा भी नहीं है। गैर ज़रूरी तौर पे मोटा भी नहीं होना चाहिए और गैर ज़रूरी तौर पे कमज़ोर भी नहीं होना चाहिए। कितने दूध पे कितना वंडा आप रिकमेंड करते हैं? अब यहाँ पे डिपेंड करता है जी। मैं फार्मिंग में बच्चे मुख्तलिफ आते थे कंपनियों के जी वंडा बेचने। बेटा क्या सीपी है जी? 17 to 18 सीपी है। सबसे पहले तो सीपी के अंदर कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। सीपी या जब भी हम खुराक बताते हैं तो तमाम जानवर जो खुराक खा रहा होता है उस हवाले से बता रहे होते हैं कि सीपी। अगर आप जानवर को बिल्कुल न्यूट्रिशन से जी जी बगैर खुराक दे रहे हैं और सीपी आप कहते हैं कि सिर्फ, तो जानवर के तो रूमन में जो सारा मवाद जाना है उस पर डिपेंडेंट होनी है, सारे मामलात में चल रहे हैं। तो ना 18 सीपी चलती है। कैलोरीज के अंदर अगर आप उसकी एनर्जी में जाएंगे, वो मेरा ख्याल है 3200-3300 से ऊपर की काम है, नीचे का काम नहीं है। जी जी। और सीपी जो है भैंस को 20+ चाहिए होती है जब टॉप पे परफॉर्म कर रही होती है, और मेरा ख्याल है 22-23 यहाँ पे भैंस को जाना चाहिए। क्योंकि जितना हम इसको लो क्वालिटी फॉडर देंगे, उसको कहीं से तो हमें मैनेज करना है ताकि ये अपनी जिस्मानी ज़रूरतों को पूरी कर सके। कुछ लोग कहते हैं जी इसका लिवर पे असर आता है। वो सारे बच्चे जो लोग हैं वो लोग इस बात को सोच के ये बातें करते हैं कि काऊ के अंदर 17-18 सीपी से ऊपर आप नहीं जाते, लिवर के ऊपर स्ट्रेस आता है और सारे मामलात होते हैं। भैंस के सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छी सीपी वाला वंडा, अच्छी सीपी और हाई एनर्जी, हाई प्रोटीन, हाई एनर्जी वैल्यू जो है वो भैंस को हमें खिलानी चाहिए और उसी के ही रिजल्ट मिलते हैं। मेरा क्वेश्चन था कितने दूध पे कितना ही अच्छी, मतलब अच्छी सीपी वाला वही हो गया ना जी, तकरीबन 2 किलो दूध पे 1 किलो वंडा बनता है तकरीबन। बाज़ों का जब जानवर पीक पे जा रहा हो, जब आपने उसको पीक पे लेके जाना है, फिर तो 1.5 किलो पे 1 किलो वंडे तक भी जाना पड़ता है। एक दफ़ा आपको पीक मिल गई, वहां पे जानवर स्टेबल हो गया, जानवर का फीडिंग पैटर्न सेट हो गया, फिर वो अपने हिसाब से परफॉर्मेंस जो है वो करता रहता है और क्रॉस भी टाइम पे ले लेता है और सारे मामला करता रहता है। सर दूसरा ये भी बताइएगा कि कुछ काफ़ी लोग क्वेश्चन करते हैं कि वंडा भगो के डालना चाहिए या कि खुश्क डालना चाहिए। कुछ लोगों का कंसेप्ट होता है कि जी खुश्क वंडा जो है वो ठीक है, कुछ कहते हैं जी जो भगो के डाला जाए वो ठीक होता है। आपने क्या ऑब्जर्व किया है? बेसिकली तो कोई भी चीज़ जो भिगोई हुई होगी वो एक बड़े ऑपरेशन के अंदर आपको मसला देती है। पहले भिगो, मिक्स करो, निकालो, डलवाओ। जो भिगोई हुई चीज़ है उसकी हम पैलेटेबिलिटी जिसे कहते हैं वो तो होती है ज़्यादा, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। अब बाज़ वंडों के अंदर बाईपास फैट इस्तेमाल हो रही होती है, बाज़ वंडों के अंदर कुछ मामला मुख्तलिफ किस्म के। ज़्यादातर कमर्शियल वनडे वाले इस बात को डिनाई इसलिए करते हैं कि उन्होंने यूरिया स्प्रे किया हुआ होता है। जब आप भिगोते हैं तो वो यूरिया जो है वो बिल्कुल उसका डिफ्यूज़ हो जाता है, उसने जो NPN का इफ़ेक्ट देना होता है उनके मैदे के अंदर जाके, वो उसका मामला ज़ीरो हो जाता है और उसका इफ़ेक्ट नहीं आता और उनको इस बात में शिकायत आने लग पड़ती है थोड़े वनडे दे रिज़ल्ट नहीं है। वो इस वजह से ज़्यादातर इसको रोकते हैं। और पाकिस्तान के अंदर मुझे कहना नहीं चाहिए, ये एक आम वतीरा है कि बहुत कम क्वालिटी का
आप इस साइड पे आ जाए। बहुत कम क्वालिटी का रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है और यूरिया से उसे बेहतर बनाया जाता है। मतलब आप क्या रिकमेंड करेंगे, वंडा भगो के देना सर चाहिए? कमर्शियल फार्मर को वंडा खुद बनाना चाहिए और बगैर भिगोए हुए सूखा वंडा खिलाना चाहिए। जानवर पानी जो है वो खुद पिए, लेकिन भिगोने के अंदर जो मामलात होते हैं, भिगोना जो है वो मैंने आपको अर्ज की कि वो मैनेजमेंट और ऑपरेशंस को बढ़ाता है। अच्छा। तो डॉक्टर साहब, फीडिंग के हवाले से हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया, तो नतीजा ये है कि आप जो है ना उसको तूड़ी और वंडा जो है उसकी फीड में लाजमी करें, जी और जरूर ये पूरा साल तक ये चलना चाहिए। जी।